इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की गवाही नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का अतीत से साक्षात्कार भी है। इतिहास नजरिया बनाने का साधन भी है और बने हुए कुछ नजरिए को दुरुस्त करने का संदर्भ भी। अब इतिहास का अवलोकन करने वाले पर निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि कितनी सटीक और उसका दृष्टिकोण कितना व्यापक है। इतिहास लेखन की 3 दृष्टियां उस समय पर विकसित हुई। एक, जैसा अंग्रेजों के द्वारा इतिहास की रूपरेखा बनाई गई थी उसी को आगे बढ़ाने वाली थी। दूसरी है जो संघ की एक दृष्टि है कि भाई हमारा अतीत बहुत महान था, उसमें कोई दोष नहीं था, हमारा विश्व को बहुत बड़ा योगदान था, एक दृष्टि होती। और एक तीसरी थी जो अंग्रेजी शिक्षा के कारण से उस समय नवयुवकों में प्रचलित हो गई थी कि हमें अपने अतीत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे देवेंद्र स्वरूप एक ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने के लिए नहीं किया, बल्कि हाशिए पर डाल दिए गए कुछ तथ्यों और संदर्भों को सामने लाते हुए राष्ट्रीय सोच, सिद्धांत एवं अधिष्ठान को प्रमाणित एवं प्रतिष्ठित करने में पूरा जीवन लगा दिया। देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगा चुके थे। स्वतंत्र भारत के अभ्युदय का संकेत साफ दिखने लगा था और उसके साथ ही एक ऐसा बालक बड़ा हो रहा था जो आने वाले वर्षों में न सिर्फ विचारों और सिद्धांतों से देश को दिशा देने वाला था, बल्कि भारत के इतिहास के प्रति उसकी दृष्टि राष्ट्रीय मुद्दों को नए सिरे से परिभाषित और परिमार्जित करने वाली थी। ये बालक कोई और नहीं, हमारे देवेंद्र स्वरूप ही थे। देवेंद्र स्वरूप का जन्म 30 मार्च 1926 को इसी काठ कस्बे में हुआ। 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर के देवेंद्र स्वरूप प्रारंभ से ही मेधावी और कठिन परिश्रम करने वाले रहे हैं। देश के प्रति अप्रतिम प्रेम और कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा की शिक्षा कहीं और से नहीं बल्कि अपने घर से ही मिली। देवेंद्र जी के माता पिता दोनों का योगदान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहा। स्कूली शिक्षा के दौरान ही महात्मा गांधी के आदर्शों और कार्यक्रमों से बेहद प्रभावित रहे देवेंद्र स्वरूप बाल आंदोलनकारी बन गए और कक्षा में सबके सामने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया। इसकी सजा उन्हें स्कूल से निष्कासन के रूप में मिली। पर देवेंद्र स्वरूप इससे विचलित कहां होने वाले थे। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ गंभीर अध्ययन का मार्ग पकड़ा और अच्छे नंबरों से पास होकर आगे की पढ़ाई के लिए काशी जाने की तैयारी करने लगे। देश आजाद हो चुका था। नेहरू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका था। मजहब के आधार पर देश के विभाजन के बावजूद देश में दंगे हो रहे थे। कुछ लोग इसे सत्ता के हस्तांतरण की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहे थे, पर कुछ लोग देश की इस दुर्दशा से बेहद विचलित और चिंतित थे। इस बीच 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हो चुका था। इसकी शाखा बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल रही थी। उस वक्त बहुत लोगों का यह विचार था कि राष्ट्र की सीमा और देश की अस्मिता तभी सुरक्षित रह सकती है जब हिंदू संगठित हो। काशी भी इस विचार मंथन में डूबी थी और इसी विचार मंथन ने देश को देवेंद्र स्वरूप के रूप में एक विचार पुरुष दिया। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया, संघ की कार्य पद्धति में उस समय ऐसे लोगों को वो ढूंढते थे जिनके बारे में उनको लगता था कि इसमें कुछ ऊर्जा है, इसमें कुछ क्षमता है,
तो उस समय मेरी ओर भी उनका ध्यान गया, तो उन्होंने घेरा डाला। तो हमारे क्लास में 5-6 लोग थे और वो संघ के संयोजक थे। उसी में चिंतामणि शर्मा थे। 45 में तृतीय वर्ष मैंने ज्वाइन किया, 3rd ईयर, और ये भी मेरे क्लास में कांट से आए थे, मुरादाबाद ज़िले से। तो उस समय इनकी विचारधारा करीब वही सोशलिज्म की ओर ही लगती थी। धीरे धीरे बातों में ही कब किस दिन इनको परिचय में हमारे साथ में मैंने शायद कह पाया या मना पाया कि शाखा में हमारे साथ चलो, और कब कैसे इनको ले गए ये मेरे को स्मरण नहीं। 47 आ रहा था मेरे ख्याल उसी वर्ष ये भी प्रचारक बने और मैं भी संघ का प्रचारक बन गया। 1950 में मैं इलाहाबाद पहुंचा पढ़ने के लिए, तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज में इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। देवेंद्र जी तब विश्वविद्यालय के लिए अनन्य रूप से प्रचारक थे। विश्वविद्यालय में 4 शाखाएं थी। वहाँ पर हम लोगों का संघर्ष मुख्यतया साम्यवादी लोगों से होता था, और युद्ध समाप्त होने के बाद में जगह जगह पीस कॉन्फ्रेंस साम्यवादी कर रहे थे। साम्यवादी साहित्य बहुत सस्ता सड़क पर भी मिलता था, लोग पढ़ते थे, और लोग उसी प्रकार से फटा हुआ पजामा जानबूझ करके पहन के घूमते थे। बड़ा प्रभाव था। तो देवेंद्र जी एक हॉस्टल में अक्सर बैठते थे, बहुत करके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कमरे में उनकी बैठक होती थी। तो ये अध्ययन करके बहुत सी बातें हमको बताते थे, जिससे कि कहीं भी वाद विवाद हो तो हम लोगों के पास में पूरे शस्त्र रहें, हम लोग कभी उसमें पराजित न हो। इस बीच महात्मा गांधी की हत्या हो गई और संघ पर प्रतिबंध लग गया। देवेंद्र स्वरूप जेल भेज दिए गए। 6 माह बाद जब वे जेल से निकले, तब माननीय भावराव देवरस जी ने देवेंद्र स्वरूप को बुलाकर कहा, देवेंद्र, 2 अक्टूबर 1948 से काशी में चेतना का प्रकाशन शुरू हो रहा है। तुम्हें चेतना के लिए काम करना है। यही वो दिन है जब देवेंद्र स्वरूप का पत्रकार के रूप में जन्म होता है। तब से लेकर आज और इस क्षण तक देवेंद्र स्वरूप रचना धर्म में लिप्त हैं। इस बीच पांचजन्य का प्रकाशन शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी संपादक बनाए गए और देवेंद्र स्वरूप उनके सहयोगी। समय काल के साथ साथ देवेंद्र स्वरूप को भी पांचजन्य के संपादन की जिम्मेदारी मिलती है। संपादक के नाते देवेंद्र जी का जो रूप मैंने देखा, जो सबसे सुंदर रूप उनका और बहुत प्रतिभाशाली और प्रतिभावान जो रूप, वो जो विश्लेषण उस दिन की राजनीति का एक विश्लेषक के तौर पर वो जिस तरह हर बार सामने आते रहे हैं, वो सचमुच में बहुत प्रभावशाली रहा मेरे लिए। Editor of Organizer, I came in contact with him on a number of occasions. He used to write occasionally in Organizer, and his articles were unique in many ways because of the scholarship, the research work behind it, and also the new path that he was showing in each of his articles. आजादी के संघर्ष में अपनी भूमिका बड़ी कर दिखाने और देश में एकमात्र शासन योग्य राजनीतिक दल होने का दंभ कांग्रेसियों में अंदर तक भर गया था। वे स्वयं को सेवक के बजाय खुद को देश का स्वामी मानने लगे थे। अपने ऊपर किसी प्रश्न या आक्षेप को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग लोकतंत्र के लिए कांग्रेस को खतरा मानने लगे थे। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में देश भर में आंदोलन खड़ा हुआ। संपूर्ण परिवर्तन की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। घबराई इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। सरकार का दमन लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके बावजूद कई ऐसे लोग थे जो भूमिगत होकर विरोध के स्वर को मुखर कर रहे थे। उनमें एक प्रमुख भूमिका हमारे देवेंद्र स्वरूप की भी थी। आपातकाल के पहले ही
पांचजन्य का दायित्व मेरे पास आ गया था, और इसलिए पांचजन्य का दायित्व आने के कारण विचारों की दृष्टि से मैं सक्रिय हो गया था। आपातकाल में मैं भूमिगत हो गया था, लेकिन जेल में जाने के बाद वहाँ उस बारक में अधिकतर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, तो वहाँ पर मैं बिना किसी योजना के सहज रूप से खलीफा बन गया। लेकिन जेल में भी देवेंद्र स्वरूप का बौद्धिक कार्य जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। वहां भी देवेंद्र जी ने सबको राष्ट्र के प्रति समर्पण की शिक्षा जारी रखी। तिहाड़ जेल में जब हम पकड़ कर गए तो आप वहाँ उपस्थित थे। आपके सानिध्य में रहकर रामायण सुनने का मौका मिला, और उनकी विशेषता थी कि लोगों के बारे में सटीक आकलन आपका रहता था, और हमारे लोग को इंस्पायर करने के लिए वहाँ थे, और हम साथ में रहे। आप एक महीने में वहाँ पर बाहर आएंगे सभी लोग, परंतु हम साथ में रहे, आनंद से रहे। संघर्ष करते, बाद में सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह के बाद तो हमने वहाँ IT लगाया, रोज प्रार्थना करते थे, सभी उत्सव वहाँ करते थे, और सभी लोगों को आनंद रहते थे। और हमने पत्रिका बाहर कि हमें और कुछ देर यहाँ अंदर रहने दीजिए, हम अधिक तैयार होंगे। उस जेल जीवन में से कई लोग प्रजाकर रहे बाद में। संघ की प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन को तीव्र करने में सैकड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। राम मंदिर निर्माण की जो बात चल रही थी, उसमें से पैदा हुआ 1986 में, लेकिन इट वॉज ए ग्रेट मोबिलाइजिंग फैक्टर। उससे जन आंदोलन खड़ा करने में वो बहुत अधिक सहायक था। उस समय मिनिस्टर होते थे सुबोध कांत सहाय। उनकी उपस्थिति में एक विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इन दोनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। उसमें यह तय हुआ कि दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन में जानकारी तथ्य इकट्ठा करें। तो विश्व हिंदू परिषद ने एक टीम बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने एक टीम बनाई, तो मुझे विश्व हिंदू परिषद वाली टीम में मुझे स्थान मिला। He was deeply involved in every aspect of the discussions between the VHP representatives, left historians and the Ministry of Home Affairs under two Prime Ministers. He has a very impressive collection of books on Ayodhya. But what is unique to his collection is one cupboard full of documents and papers relating to the Ayodhya negotiations, which I don't think many people have. But it would be a real exposure that, the left had no documents, no evidence to produce, and they were holding the whole nation to ransom for decades on the basis of just propaganda and, dominating the media space. देवेंद्र स्वरूप अयोध्या आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं, राम ही भारत है। पहले गहरे अन्वेषण और फिर उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण हमारे देवेंद्र स्वरूप जी की
खासियत रही है। उनका विषय संसार बहुत ही व्यापक है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात हो या कोई ज्वलंत मुद्दा, भारतीय संस्कृति की बात हो या फिर शिक्षा नीति की, हर पहलू पर बेबाक और बेलौस टिप्पणी में महारत है देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी एक अच्छे इतिहासकार हैं और वो इस तरह के इतिहासकार हैं जिन्होंने केवल अंग्रेज़ों ने जो पढ़ाया वो केवल वही इतिहास नहीं बांटते। उन्होंने स्वतंत्र रूप से खूब अध्ययन किया और वो एक खांटी भारतीय इतिहासकार हैं और भारत जिस तरह का है और जिस तरह का रहा है उसको वो सही तरीके से समझते भी हैं और समझाते भी हैं। भाऊराव देवरस ने देवेंद्र स्वरूप में राजनीतिक पत्रकारिता के गुण देखे थे। अटल जी के साथ देवेंद्र स्वरूप ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। जीवन भर राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करते रहे। राजनेताओं का साथ भी रहा, पर देवेंद्र स्वरूप की न कभी राजनीति में आने की इच्छा हुई, न उन्होंने कभी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। नेहरू युग तो समाप्त हो गया है, लेकिन जो नया चरण प्रारंभ हुआ है उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए? नेहरू जिस विचार का प्रतिनिधित्व करते थे उसको मानने वाले लोग पढ़े लिखे वर्ग में अधिक थे, समाज में नहीं थे, और इसलिए नेहरू युग समाप्त हो गया। ये हम किस रूप में माने? नेहरू तो थे वास्तव में कम्युनिस्ट, और इसीलिए समाज भले उनको स्वीकार न करता हो, लेकिन वामपंथी विचारधारा को उन्होंने शासन में, शिक्षा में और समाज में फैलाने की कोशिश की। इसी अर्थ में नेहरू युग की हम समाप्ति देखते हैं 2014 में। 1927 में नेहरू जी ब्रुसेल्स सम्मेलन में गए और वहाँ से लौटते समय वो रूस गए और वहाँ से प्रभावित होकर वे लौटे। लेकिन नेहरू जी के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उनके विचार को अंतिम नहीं माना। गांधी जी के सामने नेहरू जी बौने लगते थे। मुसलमान और ईसाई के बराबर ही हिंदू को ले आकर खड़ा कर दिया गया है, और उसको दूर करने का एक ही उपाय हमको दिखता है कि हिंदू की जगह भारतीय शब्द का प्रयोग करें, प्रचलन में ले आवें। आपकी इस बारे में क्या मैं इस विषय पर कई लेख लिख चुका हूँ और मेरी ये स्पष्ट आस्था है कि हमको भारतीय शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदू शब्द को के आग्रह को छोड़ देना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? इसलिए कि परंपरा से भारतीय शब्द को सपोर्ट मिलता है। वह समाज जो अपने आप को भारत की परंपरा से जोड़ने को तैयार नहीं है, उसी के कारण उसमें द्विराष्ट्रवाद आता है, उसी के कारण उससे पृथकता आती है। भारतीय कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जिस समाज को हम हिंदू नाम से अभिहित करते हैं वो समाज भी पूरा का पूरा